चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले प्रणाम सर। और सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं आप सभी लोगों का, क्योंकि आज परमपिता परमेश्वर ने बहुत ही शानदार दिन दिया है हमें। और आज मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के सेशन के अंतर्गत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का। शुक्रिया उसके बाद थैंक साथियों, परमपिता परमेश्वर भगवान शिव को नमन करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का ही आशीर्वाद है जो आज हमारे साथ जो भी है और जो भी होने वाला है वो कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद के स्वरूप है। और हम भगवान को नमन करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। और आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं साथियों। उसके बाद साथियों, आज का जो गुरुदेव ने मुझे टॉपिक दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए संघर्ष से मिलती है, सफलता संघर्ष से मिलती है। तो साथियों, ये टॉपिक है और बिल्कुल मैं आज ईमानदारी के साथ पूरी बातें सत्यता के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और कहीं ना कहीं आज का दिन काफी लोगों के जीवन के लिए एक बहुत ज्यादा प्रेरणा का स्रोत भी बनने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बार जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो कुछ समस्या है जो आती है, उस समस्याओं के वजह से कहीं ना कहीं हम रास्ते से भटक जाते हैं। और एक जीवन बदल देने वाली जो अपॉर्चुनिटी भगवान हमें प्रोवाइड करवाता है, इस अपॉर्चुनिटी का कहीं ना कहीं हम भरपूर तरीके से फायदा नहीं ले पाते हैं। तो आज हम लोग काफी चीजों पे डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी बातें मैं बताने का प्रयास करूंगा। और बातें वही है, सिस्टम की बातें हैं जो लगातार कहीं ना कहीं हम लोग सुनते भी हैं, लेकिन हो सकता है कि वो एक अलग तरीके से हम लोग उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला भी होने वाला है। तो उसके बाद साथियों, सबसे पहले मैं मेरी जर्नी के बारे में आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा कि गांव से विलोम करते हुए पढ़ाई लिखाई करी, और शुरू से ही कहीं ना कहीं कुछ करने का हुनर था मेरे अंदर। और एक जिज्ञासा थी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थिति और कंडीशनों को देखते हुए मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं जीवन में कुछ करना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब की जो महत्वता मानी जाती है हमारे समाज के अंदर, तो उसी के प्रति कहीं ना कहीं मेरा अट्रैक्शन हुआ और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लगना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब भी फिर मेरे को ऐसा लगना था जिसमें कहीं ना कहीं फिजिकली और माइंडली दोनों रूप से हमें काम करने का मौका मिले। तो मैंने राजस्थान पुलिस को सेलेक्ट किया। उससे पहले मेरा आर्मी वगैरह काफी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन मैं नहीं गया वहां पे, क्योंकि मेरी जो चॉइस थी वो पुलिस थी, मुझे पुलिस में जाना था। तो मैंने पुलिस की तैयारी करी। और पुलिस की तैयारी करने के बाद मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं बताता हूँ कि बड़ा आसानी से मेरा सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा करते हैं उससे मैं ऑलरेडी तैयार था। तो मेरा 18 साल और 3 महीने की उम्र के अंदर मेरा राजस्थान पुलिस के अंदर सिलेक्शन हो गया था। यानी कि मैंने बेरोजगारी को ज्यादा नहीं देखा, और बहुत ही कम उम्र में शुरुआत में ही जो कहीं ना कहीं है वो मेरा सिलेक्शन हो पाया। और राजस्थान पुलिस का मैं जॉब कर ही रहा था, राजस्थान पुलिस में मेरी नौकरी चल रही थी। लेकिन मेरा जो संकल्प और कमिटमेंट और जो मेरी जिज्ञासा थी, वो मैं संतुष्ट नहीं था पुलिस में। मुझे लगता था कि नहीं, मुझे जिंदगी भर नौकरी नहीं करना है। क्योंकि नौकरी के अंदर काफी चीजें होती है, आदमी अपनी जो स्वतंत्रता होती है, स्वाभिमान होता है, काफी चीजों के साथ उनको समझौता करना होता है। तो मुझे ये लग रहा था कि नहीं, मैं कुछ विशेष काम के लिए बना हूँ, मुझे बड़ा काम करना है, विशेष काम करना है। तो उसी दौरान कहीं ना कहीं आप देखिए, मैं राजस्थान पुलिस के अंदर बॉक्सिंग खेलना मैंने चालू कर दिया था। बॉक्सिंग खेलना था, मुझे पता था कि गेम से ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। और मेरे को काफी बड़ा उसके अंदर कहीं ना कहीं भविष्य लगा, तो मैंने राजस्थान पुलिस के दौरान ही बॉक्सिंग सिलेक्शन किया। बॉक्सिंग के अंदर मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया। और बॉक्सिंग के अंदर प्रैक्टिस करते 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 मेरा जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य जो मैंने बनाया, तो आप देखिए, लक्ष्य जो मेरा था, लक्ष्य मेरा यह था कि मैं ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल जीतूं और भारत का नाम मैं रोशन करूं। और वही मेरा एक लक्ष्य बन गया था। मैं सुबह 4 बजे उठ के बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना चालू कर देता था। बड़ा कमिटमेंट, जोश और जुनून के साथ में बॉक्सिंग करना चालू किया मैंने। बहुत ही शानदार बॉक्सिंग खेली, लेकिन हर चीज का एक प्रक्रिया और प्रोसेस होता है। बॉक्सिंग में डायरेक्ट आप कहीं ना कहीं ओलंपिक में नहीं जा सकते, उससे पहले काफी पड़ाव होते हैं। तो उन पड़ावों को पार करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी था। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेट कंपटीशन होता है। स्टेट कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद नेशनल कंपटीशन होता है। और नेशनल कंपटीशन में क्वालिफाई करने के बाद इंटरनेशनल का उसमें हमारे ऊपर अवसर मिलता है। तो वो चीजें मैंने कहीं ना कहीं करने का प्रयास किया। और मेरा जो कहीं ना कहीं पहला स्टेट कंपटीशन था वो राजस्थान भरतपुर के अंदर था।
पहला कंपटीशन, और वहां पे मुझे उस बॉक्सर को पीटना था जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक मेरी वेट कैटेगरी के अंतर्गत पहले से ही वो इंडिया को फॉलो कर रहा था, यानी इंडिया टीम से वो खेल पा रहा था। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं, तो सबसे पहले मुझे राजस्थान टीम में जगह पक्की करनी थी, उसके बाद फिर मुझे इंडिया टीम में जाके अपनी जगह पक्की करनी थी। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन बचपन था, जुनून था, जोश था, बहुत बड़ा जज्बा था मेरे अंदर, और ये चीजें मुझे बहुत आसान भी लग रही थी, क्योंकि बॉडी में इतना पावर था उस टाइम कि लगता था कि जीवन में हर चीज पा सकते हैं हम लोग। और उसी के दौरान फिर मैंने कहीं ना कहीं स्टेट कंपटीशन राजस्थान जोधपुर के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ, वहां पे मुझे खेलने का मौका मिला, मैं गया। जाने के बाद कहीं ना कहीं आप देखिए, जो पहला बाउट होता है, पहला बाउट जो होता है वो वीआईपी बाउट होता है। उसमें क्या होता है कि जितने भी वीआईपी लोग आते हैं वो फर्स्ट बाउट में आते हैं, और फर्स्ट बाउट के अंदर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो बॉक्सिंग में परफेक्ट होते हैं, और उनका बहुत शानदार परफेक्शन होता है, क्योंकि वीआईपी को भी दिखाना होता है वहां पे कि भाई बॉक्सिंग कितने जबरदस्त खिलाड़ी होते हैं। और तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे वेट का सिलेक्शन हुआ कि वहां पे जितने भी वीआईपी मंत्री संतरी जो भी लोग आएंगे, तो वहां पे आपका फर्स्ट बाउट होगा। तो वो भी एक मेरे लिए अवसर भी था, और ये मानिए एक चुनौती भी था वो मेरे लिए। और मैंने उसके लिए कहीं ना कहीं आप देखिए तैयारी करी, और मेरा जो बाउट था वो ऑलरेडी 6 बार का नेशनल प्लेयर राजस्थान जयपुर एकेडमी सीआईडी से था, कोई बंदा था, तो उसके साथ मेरा बाउट होना था। वो पहले से 6 बार से लगातार अपनी सीट पक्की कर रखी थी, और काफी एक्सपीरियंस था उसके पास, काफी अनुभव था, क्योंकि वो पहले 6 बार नेशनल खेल चुका था। अब उस व्यक्ति को हरा के मुझे नेशनल तक पहुंचना मेरे लिए कहीं ना कहीं ये मानिए एक अवसर भी था और एक चुनौती भी थी। लेकिन जोश और जुनून और जज्बा और जिज्ञासा जो थी मेरी, मेरी बाउट चालू हुई। बाउट हमारा बहुत शानदार बाउट स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों में फाइट चल रही थी। और उसी दौरान कहीं ना कहीं आप देखिए, मेरे जो उनका राइट हैंड का पंच था, वो पंच मेरे नाक पे लग गया था। वो पंच मेरे जैसे ही नाक पे लगा तो मेरे ब्लीडिंग शुरू हो गई। ब्लीडिंग शुरू होने के बाद वहां पे मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, और डॉक्टरों का पूरा एक बोर्ड बैठता है वहां पे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बाउट को रुका दी गई, और रुकाने के बाद चेक किया गया कि भाई ब्लीडिंग रेगुलर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी अनफिट है। तो उसके बावजूद आप देखिए, फिर मेरा जो जुनून जोश था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे इतने ब्लीडिंग हो रही है या इतना बड़ा चोट लग चुकी है। क्योंकि जब हम लोग खेलते हैं, खेलते टाइम जब भी हमारे कुछ भी होता है बॉडी के, तो उस टाइम कोई पता भी नहीं लग पाता, क्योंकि बॉडी बहुत हिट होती है उस टाइम। तो मुझे तो कुछ फील नहीं था, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जीत दिख रही थी, मुझे जीतना था, क्योंकि मुझे नेशनल जाना था, नेशनल से मुझे इंटरनेशनल जाना था। और मैं बड़ा जोश और जुनून के साथ लड़ने के लिए तैयार था। और किस्मत भी देखिए, जब आदमी का जोश और जुनून होता है, किसी चीज को पाने की जिज्ञासा होती है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके साथ लग जाती है। और डॉक्टर ने मुझे अनफिट नहीं किया, ये मेरे लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट हुआ। और डॉक्टर ने बोला कि आप फिट हो, आप खेल सकते हो। मेरी वापस 5 राउंड से वापस बॉक्सिंग चालू की गई, और फिर मैंने जोश और जुनून के साथ हमारी बहुत जबरदस्त बाउट हुई। बहुत शानदार तरीके से वहां पे वीआईपी लोग बैठ के नहीं, खड़े होके उस बाउट को देख पा रहे थे, इतना जबरदस्त बाउट वहां पे चल रही थी। तो आप देखिए, उस दौरान कहीं ना कहीं खत्म हो गया, पॉइंटों के आधार पे डिसीजन होना था, क्योंकि कोई नॉकआउट पंच किसी के लगा नहीं, और जो मेरे लगा था उसमें मैं बिल्कुल तैयार हो चुका था। और फिर पॉइंटों के आधार पे कहीं ना कहीं तो एक ऐसा लग रहा था उस टाइम, ऐसा माहौल बन गया था, और मेरे भी मन में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा जो सपना है, वो सपना ऐसा तो नहीं कि अधूरा रह जाए। लेकिन मुझे विश्वास पूरा था कि नहीं, मैं जीतूंगा, और मैं जीतूंगा। और साथियों, निर्णय भी वही हुआ जो मैंने सोचा, और वो बाउट में जीत गया, यानी कि मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया। मैं नेशनल सिलेक्शन हो गया, और वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पड़ाव था, उसको मैंने क्वालिफाई किया, और मैं नेशनल में चले गया। नेशनल के अंदर फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, तो जो कंपटीशन होना था वो दिल्ली के अंदर कंपटीशन होना था। और दिल्ली में जब हम नेशनल कंपटीशन में गए, तो बड़े उत्साह के साथ में था वहां पे, और पूरा का पूरा विजन क्लियर था मुझे कि नेशनल में क्वालिफाई करना है और इंटरनेशनल में तहलका मचाना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग में तैयारी कर रहा था, और वही मेरी एक दृढ़ संकल्प था। लेकिन जैसे ही मैं नेशनल पे गया, जाने के बाद 2-3 बाउटें मैंने निकाली, वहां पे मैं जीता। लेकिन उसके बाद जो फिर मैंने कंडीशनें देखी वहां पे, तो साथियों वहां पे मुझे ये फील हुआ कि जो कहीं ना कहीं
प्रैक्टिस थी मेरी, अभ्यास था मेरे अंदर, जोश तो था, जुनून तो था, लेकिन जो अभ्यास था वो अभ्यास कम था। और बॉक्सिंग क्या होता है, नजर का गेम होता है। अगर आपकी एक नजर भी पलक हो गई तो आपके पंच लगते हुए टाइम नहीं लगता है, और वो पंच नॉकआउट भी हो सकता है। और वही कंडीशन मेरे साथ हुई साथियों। और नेशनल में कहीं ना कहीं मुझे उस चीज के लिए हारना पड़ा, वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर मुझे कोच लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, आपका पहली बार है और आप पहली बार तक यहाँ तक पहुंचे हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। लेकिन मैं मेरी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, और मन ही मन अपने आप को कोस भी पा रहा था कि ऐसा क्यों हो पाया है। लेकिन देखिए, भगवान की विधि का विधान है, जो भी भगवान हमारा बहुत से जहाँ पे लिखा होता है वहीं पे हम लोग पहुंच जाते हैं, बाकी सब रास्ते में पड़ाव होते हैं। तो उसी के दौरान आप देखिए, मैं वापस आया, वापस आने के बाद फिर प्रैक्टिस करी। लेकिन राजस्थान पुलिस में थोड़ा सा होता क्या है कि आपकी इमरजेंसी ड्यूटी आ जाती है, तो आप खिलाड़ी हो, कोई महत्वता नहीं होती उस चीज के लिए, आपको वहां पे लगा दिया जाता है। और स्पोर्ट्समैन का एक शेड्यूल जो होता है, आप 15 दिन भी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके पंच की स्पीड कमजोर हो जाएगी। आपका जो पावर है, पंच का पावर है, वो भी कहीं ना कहीं आपका वीक हो जाता है। और उस मिस अंडरस्टैंडिंग यानी कि मिस कम्युनिकेशन जो रहा समय का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरी तैयारी नहीं हो पाई थी। और 2-3 साल फिर मैंने बॉक्सिंग करा, बॉक्सिंग के फिर मुझे लगा कि अब बॉक्सिंग कहीं ना कहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। और उसी दौरान फिर मैंने लॉन टेनिस खेलना चालू कर दिया था। लॉन टेनिस में खेल रहा था, बड़ी प्रैक्टिस चल रही थी मेरी, क्योंकि जुनून तो था मुझे मेरे अंदर कि कुछ विशेष करना है। मैं रुका नहीं, बॉक्सिंग से ऐसा नहीं कि मैं रुक गया हूं। फिर मैंने लॉन टेनिस चालू कर दी, लॉन टेनिस का मेरा प्रैक्टिस चल रहा था, अभ्यास चल रहा था, अभ्यास चल रहा था। उसी दौरान आप देखिए, लॉन्ग टेनिस में मैंने काम किया, और लॉन्ग टेनिस में करने के बाद फिर मुझे उसी दौरान सेफ शॉप का बिजनेस मिला। मुझे सेफ शॉप का बिजनेस मिला राजस्थान पुलिस में, जो मेरे सीनियर थे, मिस्टर महेंद्र सिंह आड़ा साहब। तो वो मुझे कहीं ना कहीं, मेरा व्यवहार अच्छा था, मेरा रिलेशन काफी अच्छा था लोगों के साथ, और मिलनसार था, मैं हमेशा पॉजिटिव था, बचपन से ही मैं पॉजिटिव था। तो उन्होंने मुझे बिजनेस को दिखाया, सेफ शॉप का बिजनेस दिखाया। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा ये बिजनेस है और आप इसको करिए। तो ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है, करिए, शुरुआत करिए। मैंने फॉर्म वगैरह फिलअप करवा के, उन्होंने बोला कि इस प्रकार प्रोडक्ट, मैंने ठीक है ले लीजिए। उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया बिजनेस को, यानी कि बड़ा मैंने कोई मना नहीं किया सेफ शॉप के लिए कि भाई मैं ज्वाइन नहीं करूंगा या ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे काम पहले मैंने जीवन में कभी देखे भी नहीं थे। तो फिर मैंने ज्वाइनिंग कर ली उसमें। ज्वाइनिंग करने के बाद आप देखिए, ये छोटी सी लाइफ का मैं आपको 2 मिनट पहले बताऊंगा, जिससे कि ये भूमिका से आप समझ पाओ कि मेरी थॉट क्या है और मैं किस बैकग्राउंड से निकल के यहाँ पे आया हूँ। तो आप देखिए, बिजनेस को जब मैंने ज्वाइन किया तो फिर ठीक है, बिजनेस मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब जो काम करना वो अलग पार्ट होता है, ज्वाइन करना अलग पार्ट होता है। तो मैं ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ज्वाइन हो गया, लेकिन मैं ट्रेनिंग में नहीं जाता था। प्लान होता था उसमें भी मैं नहीं जाता था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था। उसी दौरान मैं ग्राउंड जाता था सुबह जल्दी, और दिन को 10-11 बजे आता था, फिर शाम को 4 बजे ग्राउंड जाता था, फिर शाम को 6-7 बजे में आता था। तो मेरा शेड्यूल पहले से एक टाइट था और व्यवस्थित शेड्यूल था मेरा। लेकिन वो जो अपलाइनर थे, उन्होंने मेरे को बार बार फोन करे कि सर आज मीटिंग है, आज वहां पे चलना है, वो करना है। मैंने बोला सर, आपके बोलने से मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन मीटिंग वगैरह का मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी स्पोर्ट्समैन हूँ, और मेरा पूरा ध्यान खेलने पे रहता है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि अपलाइनर भी इतने सीनियर नहीं थे मेरे जो मुझे कोई अच्छी तरीके से गाइड कर पाए, वो भी मेरी तरह ही नए थे, 10-15 दिन पहले ज्वाइन किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर भी उनको अपने सीनियर अपलाइनर बोले बार बार कि यार वो हिम्मत सिंह जी बहुत जुनूनी आदमी है, उनको आप ट्रेनिंग में क्यों नहीं लाते हो। फिर वो मुझे फोन करे, वो फोन करे। तो एक दिन मुझे लगा कि यार ये बेचारा रोज मुझे फोन करता है और अच्छा भी नहीं लगता है, चलो आज क्यों ना मीटिंग में हम लोग चले जाते हैं। और मैं पहली बार मीटिंग में चले गया साथियों, वहां गया तो कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, बढ़िया बातें लगी। जयपाल सिंह चौधरी साहब मुझे मिले वहां पे, और बढ़िया तरीके से वो बता रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, आज आ गया मैं। और मैं ये भी बोल के आ गया था सर अब बार बार फोन ना करे, और बस मैंने ज्वाइन कर लिया है, बाकी मैं आगे ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये चीजें मैं उनको बोल के आ गया था कि मुझे फोन ना करे बार बार। मैं गया भी इसीलिए था कहने के लिए भाई एक बार चल भी आता हूँ, और ये भी बोल आता हूँ कि भाई बार
बार बार आप मुझे कॉल ना करें। लेकिन उसके बाद फिर उनके तो वो हम जानते हो सेफ सॉप हमारे हर बार फॉलो करने की आदत को डेवलप करती है, और लीडर भी यही फॉलो करता है। तो फिर वो फोन करने लग गए मुझे कि सर आज बड़ी मीटिंग है, आज वो मीटिंग है, आज वो मीटिंग है। मैंने चलो ठीक है। धीरे धीरे साथियों मेरा अट्रैक्शन बढ़ने लगा, और उसी दौरान कहीं ना कहीं मैंने को ये मौका मिला, अवसर मिला। और उसके बाद आप देखिए मैंने बिजनेस को देखा, वहां पे समझने का प्रयास किया। फिर मैंने वहां पे उसी दौरान हमारे देव सर का मौका मिला, देव सर वहां पे आए कोटा में। और उस टाइम कोई ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं था राजस्थान कोटा के अंदर, करीबन 50-60 लोगों का एक मीटिंग हुआ था लॉयंस क्लब के अंदर। और वहां पे देव सर, सबसे पहले मैंने देव सर को देखा, वहां देव सर आए। और देव सर ने वहां पे जो बातें बताई तो वो बड़े प्रभावशाली बातें लगी मुझे, बहुत अच्छी बातें लगी। क्योंकि देव सर का जो बताने का तरीका, समझाने का तरीका, वो मुझे काफी अट्रैक्ट लगा। क्योंकि पहले तो मैं ये सोच रहा था कि ये लोग वैसे भी फालतू है और बेरोजगार है, इसीलिए इस काम को कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ और मेरे पास तो बहुत बड़ा विजन है पहले से, तो मैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो बातें स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही देव सर को मैंने सुना तो कुछ बातें मुझे अट्रैक्टिव लगी। तो फिर मैंने अपलाइनर को बोला कि ठीक है, अब हम कुछ समय निकालेंगे और आप मेरे पास घर पे आ जाए करो, और अपन 2-4 घंटा घूमेंगे और मिलने वाले लोगों को बताएंगे और इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। अपलाइनर बस इसी बात का इंतजार कर रहा था। और वो सुबह उठ के 8 बजे मेरे घर पे आ गया। आने के बाद उसने मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाया और आराम से, हम लोग सिटी में काफी लोग जानते थे क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले वहां पुलिस में जॉब कर रहा था, तो काफी लोग जानते थे। हमने बताना चालू किया, लोगों ने जल्दी जल्दी ज्वाइन करना भी चालू कर दिया। धीरे धीरे टीम बनना चालू हो गई, और टीम बनना चालू हो गई तो ये बात जो मुझे पता लगी कि सही मंजिल के लिए सही वाहन का होना बहुत जरूरी है। यदि हम चांद पे जाना चाहते हैं तो साइकिल से कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए रॉकेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो मुझे रॉकेट की तलाश थी, मुझे रॉकेट की तलाश थी। तो रॉकेट का जो कहीं ना कहीं मुझे चीजें लगी, तो मुझे सेफ शॉप में देव सर को सुनने के बाद लगा कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी जो मेरी इच्छाएं थी वो पूरी हो सकती है। क्योंकि जो मैं गेम्स में एक अपने आप को रोल मॉडल बनना चाह रहा था और लोगों के सामने अपने आप की एक प्रतिभा दिखाना चाह रहा था, वो चीजें भी मुझे यहाँ पे दिखाई देने लगी। और मैंने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देना चालू किया साथियों, और काम करना चालू किया। आप देखिए, एक बात जरूर बताना चाहता हूं मैं आपको कि हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है जब हमें अपना गोल क्लियर होता है। ये बात मुझे स्पोर्ट्स के पहले दिन से ही पता लग गई थी। अभी सेफसोप में ये स्लाइडें बार बार बताती है, लेकिन ये स्पोर्ट्स में जब हम कोचिंग लेते थे, स्पोर्ट्स में जब हमें कोच मोटिवेट करते थे, जब भी ये लाइनें वहां पे बोला करते थे कि अगर आपका गोल क्लियर है, आपको गोल्ड मेडल जीतना है, तो फिर आपको सुबह जल्दी जगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है, कैसी करनी है, वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो स्पोर्ट्समैन होने के कारण गोल बनाना और गोल को पूरा करने की जो ताकत थी वो पहले से ही मेरे अंदर इनबिल्ड थी। और उसी के दौरान कहीं ना कहीं आप देखिए, मैंने यहां पे भी गोल बनाना चालू कर दिया। मेरा हर दिन का गोल होता है, हर दिन का गोल होता है, उसी पे मैं कहीं ना कहीं काम करता हूं। और गोल बनाना हर व्यक्ति के लिए, ये भी मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं आपको, कि हमें जीतने के लिए, विजेता बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए, या जो भी जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें गोल बनाना बहुत जरूरी होता है। और गोल बना के ही मैंने काम किया साथियों, उसी की वजह से यहां तक मैं पहुंच पाया हूं। रही बात जो स्ट्रगल की, स्ट्रगल जीवन की एक प्रक्रिया होती है, हर काम को प्राप्त करने का एक कहीं ना कहीं प्रोसेस होता है, वो चीज भी मुझे पहले से ही पता थी। स्ट्रगल को मैं अपने जीवन की समस्या ही नहीं माना कि ये मेरे साथ ही हो रहा है या मेरे साथ ये समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे पता था। और यहाँ पे जब मैंने सेप्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइन किया तो यहाँ भी जब सीनियर्स लीडरों को मैं सुनता था, तो वो भी यही चीजें कहीं ना कहीं बताया करते थे कि जीवन में स्ट्रगल एक प्रक्रिया होती है और वो हर इंसान के साथ आती है। तो मुझे जो स्ट्रगल का टाइम था, वो टाइम मुझे कहीं ना कहीं परेशान करने वाला टाइम नहीं था। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था, और मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता था। हर समस्याओं से कहीं ना कहीं मुझे पता था ये टेम्परेली होती है, आगे कहीं ना कहीं सफलता मेरा इंतजार कर रही है। और आप देखिए साथियों, 2022 के अंदर मुझे डायमंड बनने का मौका मिला। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे जो डायमंड का ताज पहनाया, वो कहीं ना कहीं जो मेरे मेंटर है, जिनको मैं रोल मॉडल मान के काम करता हूँ, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, और साथ में अल्टीमेट अचीवर के फाउंडर लीडर मिस्टर सुनेरी लाल साहब के
साथ मुझे कहीं ना कहीं आप देखिए, इन्हीं के हाथों से इन्होंने मुझे ताज पहनाया डायमंड का, इन्हीं के हाथों से कहीं ना कहीं मुझे ट्रॉफी मिली। और ये कहीं ना कहीं मेरा एक सौभाग्य भी मानता हूं मैं, क्योंकि सर लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क है, हो सकता था उस टाइम मिस भी हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने इनको भेजा। और वो मेरी खुशी डबल खुशी हो गई जब इनके हाथों से मैंने ट्रॉफी ली, और इन्हीं के हाथों से जब मेरे मुकुट बनना गया सिर पे, ताज पहनाया गया। तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन था। और 20 नवंबर 2022 के दिन साथियों, मैं इस बिजनेस के अंदर जो मेरा मुकाम था, जो मेरी चॉइस थी, जो मेरा सपना था, उसको मैंने अचीव किया। और बोला भी जाता है साथियों कि मंजिल सिर्फ उनको मिलती है जो जिद पे अड़े रहते हैं। मैं जिद पे अड़ा रहा, क्योंकि मेरे जो स्ट्रगल था वो एक थोड़ा अलग प्रकार का स्ट्रगल था साथियों। क्योंकि 250 लोगों की टीम होने के बाद मैंने अपने बिजनेस की खुद ने जिम्मेदारी ली, मैंने व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट कहीं ना कहीं योगेश सर के माध्यम से मुझे प्रेरणा मिलती रहती थी। और मैं बिजनेस को अपने खुद के कहीं ना कहीं आप देखिए कंधों पे जिम्मेदारी लेके इस काम की शुरुआत करी थी मैंने। और गोल्ड लेवल से मैंने खुद ने अपने बिजनेस का निर्माण किया। मैंने प्लान चलाना सीखा, फिर एक प्लान से दो प्लान किए, लोगों को डेवलप करने की प्रक्रिया में सिस्टम में लोगों को डाला। और गोल्ड से लेके डायमंड तक का मैंने जो सफर तय किया साथियों, वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेके मैंने अपने इस काम की शुरुआत करी। क्योंकि कोई ऐसा मेरा सीनियर लीडर नहीं था, मेरा कोई पर लीडर, टोपाज लीडर या अमरड लीडर या कोई ऐसा रूबी लीडर नहीं था मेरे बीच के अंदर कि वो मुझे ये बातें बताए या सिखाए। मैं बस गोल्ड लेवल से अपनी खुद की जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहा था। और ये मेरा सपना पूरा हो पाया साथियों। और मुझे कहीं ना कहीं आप देखिए, डायमंड बनने का जो सौभाग्य मिला, जिस दिन मैं डायमंड बना, जो भी स्ट्रगल मैंने जीवन में किया, जो भी मैंने मेहनत करी सेफ शॉप के अंदर, वो सारी मेहनत मेरी कहीं ना कहीं आप देखिए इस डायमंड शिप के ताज को लेने के बाद मुझे पता भी नहीं लगा कि मैंने कोई मेहनत करी है। मुझे लगा कि ये तो मेरी मेहनत से भी ज्यादा अवार्ड मुझे मिला है। ये मुझे उस दिन फील हुआ जिस दिन मैंने कहीं ना कहीं ट्रॉफी लेके और अपने आप अपने परिवार के साथ वहां पे मैं गया, और वहां पे मुझे ये ट्रॉफी दी गई। उसके बाद साथियों आप देखिए डायमंड शिप का जो ताज पहनाया गया वो मेरा शुरुआत थी। डायमंड मेरी एक शुरुआत है और जर्नी है। जैसे मैं प्रेशर से शुरुआत करके डायमंड का लक्ष्य लिया था, वहां तक मैं पहुंचा। अब मेरी जो शुरुआत है साथियों वो यूसीओ तक पहुंचने का है। अब मेरा जो कहीं ना कहीं लक्ष्य है वो बड़ा लक्ष्य बन चुका है। अब मैं कहीं ना कहीं बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। और आप देखिए, डायमंड बनता है आदमी तो इनकम भी यहाँ पे आती है, पैसा भी आता है, लगातार पैसा भी आता है। और कहीं ना कहीं मेरा सपना था इस बिजनेस के अंदर कि मैं 6 फिगर में इनकम कमाऊं। क्योंकि यहाँ पे अपलाइनर लोग बोला करते थे ट्रेनिंगों में कि इंसान वही कहीं ना कहीं सुखी रहता है, वही आदमी कहीं ना कहीं अपने आप में प्रूव कर सकता है जो 6 फिगर में इनकम लेता है। पहले मुझे ये पता नहीं थी कौन से फिगर में इनकम लेना चाहिए, और 6 फिगर में इनकम लेने का मुझे मौका मिला साथियों। महीने का मुझे 6 फिगर में यहाँ पे इनकम आई। लेकिन अब मैंने इस लक्ष्य को बदल दिया है। अब मेरा ये 6 फिगर में प्रति सप्ते पे कहीं ना कहीं पहुंचाने का एक टारगेट मैंने बना लिया है। और अभी बहुत ही जल्दी जो 2025 हमारा इंतजार कर रही है, और उसी पे इस पूरी चीज को मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं साथियों। उसके बाद आप साथियों में सबसे पहले ये सारी चीजें जो जीवन में मेरे साथ हुआ है, उसमें मैं सबसे पहले कंपनी का धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि सेफसॉप जैसी महान ग्रेट संस्था जो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को इतने गजब के अवसर देती है, एक आम आदमी को एक बहुत गजब का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी से खास आदमी बनने का उसको मौका मिलता है, एक स्टार बनने का मौका मिलता है, एक रोल मॉडल बनने का मौका मिलता है। तो मैं कंपनी के प्रति बहुत बड़ा आभारी हूं साथियों। उसके बाद अगर बात किया जाए तो सिस्टम, क्योंकि सिस्टम मान होता है साथियों। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जिसका एक विजन है, उसका एक गोल है कि वन गोल वन पैशन और वन टीम के साथ ये कहीं ना कहीं लोगों को डेवलप करता है। तो मैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर पाया, मैं अपने आप को इस बिजनेस के अंदर बना पाया, तो उसके पीछे अगर कोई कारण है साथियों, कोई प्लेटफॉर्म है, तो वो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि हमारे यहाँ पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की लगातार ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंगों में जाने के बाद वहां पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट, एक व्यक्ति का विखार निखार जो आता है वो वहां पे कहीं ना कहीं सिखाया जाता है।
और वो सारी चीजें मैंने सीखी। और सीखने में कभी मैं पीछे नहीं रहा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीखने में आलसी करते हैं, वो उनको लगता है बाद में सीख लूंगा, बाद में सीख लूंगा, और वो उनका बाद कभी आता नहीं है, और वो कहीं ना कहीं बिना सीखे ज्यादा समय खराब करके भाग जाते हैं। लेकिन साथियों, मैंने सीखने में कभी कहीं ना कहीं कंजूसी नहीं करी। मैं सीखने के प्रति अट्रैक्ट था, हमेशा तैयार रहता था। मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं प्लान दे सकता हूं, मैं क्यों स्टेज पे जाके लोगों को समझा सकता हूं, मैं क्यों नहीं अपना पूरा काम कर सकता हूं। तो मैंने खुद ने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो इंडिया का बेस्ट सिस्टम है, मैं मानता हूं, इतना मान सिस्टम एजुकेशन हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं, न जाने पीएचडी करते हैं, लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूं कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा निकला गया यहाँ का लीडर दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर बनता है, और वो दुनिया के सामने लीडरशिप को अपना प्रभावित करता है। लेकिन आप देखिए साथियों, उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शन, जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं उंगली पकड़ के हर चीज सिखाने का प्रयास किया। और मैं जो डायमंड बना हूं साथियों, आप देखिए, गोल्ड लेवल पे मैं अनार्थ हो चुका था। गोल्ड लेवल के बाद मेरा कोई मेंटर नहीं था, कोई अपलाइनर नहीं था मेरे पास। मुझे डायरेक्ट योगेश सर के साथ संपर्क में रहना होता था, क्योंकि सर डायमंड थे और मैं कहीं ना कहीं, आप देखिए, गोल्ड लेवल पे था। तो सर के बहुत सारे गोल्ड होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सर ने मुझे बोला कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा हिम्मत जी, आप बिल्कुल काम करिए और मैं हमेशा आपके साथ हूं। ये शब्द सर के थे, और आज भी सर के वही शब्द है, और यही शब्द मुझे ताकत देते रहे। और मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार किया, और सर के मार्गदर्शन में रहते हुए, मेंटरशिप में रहते हुए, मैंने साथियों यहां तक पहुंचने का प्रयास किया, और मैं यहां तक पहुंचा हूं। और ये एक शुरुआत है, अभी अंत बहुत बड़ा है साथियों। उसके बाद आप देखिए, ये हमारे सारे के सारे मेंटर हैं, जो कहीं ना कहीं, जिनको मैं बार बार देखता रहता था, जब भी ट्रेनिंगों में मैं जाता था, तो मुझे यही चेहरे दिखते थे, और इन्हीं की बातों को मैं हमेशा सुनता रहता था। चाहे वो नरसिंह ग्रेवाल है, चाहे वो देव सर है, चाहे ना कहीं सुनेरी सर है, या जितने भी हमारे अल्टीमेट अचीवर के टॉप लीडर्स है, ये सारे लीडर मेरे प्रेरणा के स्रोत है साथियों। इनमें हर लीडर में बहुत विशेष क्वालिटी है, और इनकी क्वालिटी को ही मैं पकड़ता था। जब जब भी मैं जाता था, तो मुझे लगता था कि रामकिशन सर बहुत शानदार बोलते हैं, रामकिशन सर की बातें प्रैक्टिकल होती है। मैंने बहुत इनकी बातों को सुना, देखा, समझा, जीवन में इंप्लीमेंट किया। देव सर को मैं कहीं ना कहीं, आप देखिए, इनडायरेक्टली काफी सीखा हूं। देव सर को खुद को भी इतना पता नहीं होगा कि मैंने इनको कितना फॉलो किया है, क्योंकि एकलव्य जो तैयारी करता था, तो उनके गुरु को भी इस बात का पता नहीं था कि कोई ऐसा चेला भी है जो कहीं ना कहीं मुझे फॉलो कर रहा है। तो इसी प्रकार मैं देव सर को हमेशा ट्रेनिंग सुनता रहता था, और देव सर की बातों को नोट करके फॉलो करता था मैं हमेशा। और आज भी मैं करता हूं देव सर को, क्योंकि लगातार मैं बाकी इंटरफाइन नहीं करता। ऐसा नहीं कि देव सर को मैं ट्रेनिंग देने आओ सर आपको मैं फॉलो करता हूं, ऐसा अभी तक मैंने कभी बोला भी नहीं सर को। और इनका आशीर्वाद ही बहुत कुछ है मेरे लिए। तो इसकी प्रति आप देखिए, पूरे मेंटर मुझे फॉलो करने का मौका मिला, और इन्हीं के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं साथियों मुझे डायमंड, और अभी मैं डबल डायमंड पे जो पहुंचा हूं, इन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं यहां तक पहुंच पाया हूं साथियों। उसके बाद आप देखिए, तीसरा मुझे कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ने का मेरे लिए माध्यम था, वो मेरा टूल्स था साथियों। टूल्स के माध्यम से, ये स्लाइड आपको एक अलग सी लगेगी, क्योंकि टूल्स भी मेरी सफलता में बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि जब मैं गोल्ड लेवल पे, मेरे साथ कोई नहीं था, अपलाइनर ने बोल दिया था कि अब आपको ही करना है, जो भी करना है आप ही करोगे, चाहे बंद कर दो चाहे कर लो। लेकिन हम भी तो बड़े जिद्दी आदमी थे, और हमें पता था कि कहीं ना कहीं जीवन में विशेष काम तो करना ही है। तो साथियों, मैंने गोल्ड लेवल पे ही लैपटॉप परचेज कर लिया था, गोल्ड लेवल पे ही मैंने प्रोजेक्टर परचेज कर लिया था, गोल्ड लेवल पे ही मैंने ये जो साउंड हमारे काम आते हैं वहां पे, ये साउंड परचेज कर लिया था। और मैंने अपनी पेमेंट के पैसों से किया था। आप ये ना सोचे कि सेफ शॉप से पैसा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं लीडरों को सुनता हूं, वो क्या बोलते हैं कि सर मेरा चेक बन जाएगा तो मैं लैपटॉप लूंगा, सर मेरा चेक बनेगा, सेफ शॉप से इनकम कमाऊंगा तो मैं प्रोजेक्टर लूंगा। तो बड़ा हंसी चलती है मुझे कि बनना कितना बड़ा आदमी चाहता है, कितना पैसा कमाना चाहता है, लेकिन इंतजार किस बात का कर रहा है कि मेरा चेक बनेगा तो मैं लैपटॉप लूंगा, मेरा चेक बनेगा तो मैं प्रोजेक्टर लूंगा। लेकिन मैंने ये गलती नहीं करी साथियों। मुझे पता था कि मेरे पास अगर टूल्स नहीं होगा तो फिर मैं कैसे काम करूंगा, और मैंने सबसे पहले अपने टूल्स का निर्माण किया साथियों। टूल्स मैंने परचेज करे, और टूल्स परचेज करने की वजह से भी मेरे सफलता में बहुत ज्यादा फायदा मिला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं गोल्ड लेवल पे अप्लाइनर छोड़ के चला गया, तो मैं इस बिजनेस के अंदर, आप देखिए, बंद कर देता। मैं बंद कर देता, क्यों? क्योंकि मैं प्लान किससे चला था बताओ आप?
प्रोजेक्टर ही नहीं होता तो प्लान कैसे चलाता। लेकिन जो अपलाइनर हमारे सिखा के गए हमें, उन्होंने जो सिखाया उसी के आधार पे हमने हमारे टूल्स को लगा के चालू कर दिया धीरे धीरे। हो सकता था उस टाइम हम अच्छा नहीं बता पा रहे थे, ज्यादा हमारे अंदर परफेक्शन नहीं था, लेकिन हम सीख गए। क्यों सीख गए? क्योंकि हमारे पास टूल्स था। तो मैं आज की ट्रेनिंग से सभी लीडरों को एक प्रेरणा देना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि आपका टूल्स जो है ये आपकी सफलता के लिए बहुत ज्यादा मायना रखते हैं। आप ये ना सोचे कि मेरे पास इनकम आएगी, सेफ शॉप से मैं पैसा कमाऊंगा जब मैं यहां से टूल्स लूंगा। आप कहीं से भी व्यवस्था करिए, अगर वास्तव में आपको लगता है कि मुझे डायमंड बनना है, तो फिर आप सेफ शॉप के पैसे आने का इंतजार मत करिए, आप टूल्स खरीद लीजिए, क्योंकि डायमंड तो आप वैसे भी बनोगे। तो फिर आपको ये इंतजार करने की क्या जरूरत है। इसीलिए साथियों, एक मार्केट में आदमी ट्रेडिशनल काम करता है, एक परचून की दुकान भी लगाता है, तो वो पूरे सामान लाता है जब वो परचून की दुकान चलती है उसकी। अब आप सोचिए, अगर कोई आदमी दुकान लगा के तराजू न लाए और बोले कि इस दुकान से इनकम आएगी जब मैं तराजू लाऊंगा, तो फिर वो तोलेगा क्या? वो किस बात से अपना व्यापार चलाएगा? इसी प्रकार साथियों, ये टूल्स की महत्वता होती है, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के अपने दिमाग में डाल लीजिए। टूल से ही बिजनेस बढ़ने वाला है, और जो मुख्य टूल्स है वो तो आपके साथ होना ही चाहिए। उसके बाद साथियों, आगे अगर मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं, तो मैं थोड़ा सा बताता हूं। जी सर, थैंक यू सर। उसके बाद साथियों, आप देखिए कि लोहे को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग उसे नष्ट कर देता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसे नष्ट कर देती है। यह बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, साहब अपलाइनर साथ नहीं दे रहा है, बहुत सारे आरोप लगाते हैं कंडीशनें मेरी साथ नहीं देती है, बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देते हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, आदमी विजेता बनता है खुद अपने कहीं ना कहीं कारण से बनता है। और अगर वो असफल भी बनता है तो भी उसके पीछे कारण कोई लोग नहीं होते, वो खुद होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि रतन टाटा हमारे दुनिया के एक ऐसे इकलौते कहीं ना कहीं मेंटर है, जो आज करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं। और इनकी ये बातें मुझे यहाँ पे बहुत प्रभावित करने वाली लगी थी, इसीलिए मैं आपके सामने लाने का प्रयास किया है। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो गुरु लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा कि इस बिजनेस में संघर्ष करते हुए आपको कौन कौन से काम करने होते हैं। क्योंकि संघर्ष के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि संघर्ष बताने के लिए अब भाई इतना अचीवमेंट नहीं हो पाया मेरा। जितना अचीवमेंट है उतना ही मैं आपको संघर्ष बताऊंगा। जैसे जैसे अचीवमेंट बढ़ता जाएगा, संघर्ष में आपको आगे शेयर करता जाऊंगा साथियों। तो कामयाबी के तीन तरीके मुझे यहाँ पे बताए गए, कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहते हो और बहुत बड़ी सफलता अगर आप लेना चाहते हो, तो ये कामयाबी के तीन तरीके आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला तरीका मुझे बताया कि आपको यहाँ पे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, दूसरा तरीका नेटवर्क को टिकाना पड़ेगा, और तीसरा है नेटवर्क को सही डुप्लीकेशन करवाना पड़ेगा। तो ये तीन बातें मुझे यहाँ पे सीखने का मौका मिला, और इन्हीं को मैंने लगातार फॉलो करते हुए, मुझे जो गुरु लोगों के माध्यम से ये बातें पता लगी कि यही चीजें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप करते जाते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचने का मौका मिलेगा, और आप बहुत बड़ी सफलता भी यहां से ले सकते हो। तो नेटवर्क बनाने के लिए जो गुरु लोगों ने बताया कि एफआईएम जो भी व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, आप डीडी लेके उसको छोड़े नहीं, आप नेटवर्क बना रहे हो, इसका मतलब एफआईएम करिए। एफआईएम करने से आपका नेटवर्क बनना चालू होता है, क्योंकि व्यक्ति को ज्वाइन कराने तक तो हमारा एक वर्क हुआ, लेकिन नेटवर्क चालू होता है एफआईएम से। एफआईएम से वो व्यक्ति काम करना चालू करता है, और उसका काम का होता है, तो इसका मतलब हमारा नेटवर्क काम करना चालू होता है। तो एफआईएम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक को मैं बड़ा खींच के नहीं लूंगा, थोड़ा समझने का आप प्रयास करना। दूसरा स्टेप हमारे सामने आती है लिस्ट बनाना, और लिस्ट बनाना एक आदत होती है साथियों। इस बिजनेस में शुरुआत में ही मैंने अपनी डायरी ले ली थी, और डायरी लेके मैं हमेशा साथ लेके चलता था। जो भी प्रतिदिन काम करता था उसका मेरे पास एक लिस्ट होता था, और लिस्ट बनाने की मैंने आदत को डेवलप किया, और आने वाले टीम के लोगों की मैंने लिस्ट बनाना चालू किया, और उसी के पीछे कहीं ना कहीं ये रहस्य है, मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। उसके बाद सौदा प्लान साथियों, इस बिजनेस का रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, और ये बात देव सर ने पहले काफी बार हमें बताई है, कि प्लान जो होता है इससे आपके साथ नए लोग ज्वाइन होते हैं, और आपकी टीम बनती है, आपका नेटवर्क बनता है। और प्लान में मैंने कभी लापरवाही नहीं करी, मैंने वन टू वन प्लान लीजिए,
या वेन्यू प्लान दीजिए। लगातार मैंने प्लान पे फोकस किया और मैंने कभी इंतजार नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अभी मैं सीखा ही नहीं हूं, अभी तो मैं सीखूंगा जब प्लान करूंगा। ऐसे लोग जो होते हैं साथियों, ये बहानाबाज लोग होते हैं, ये कभी सीख भी नहीं सकते। मैं ये भी बोल देता हूं आपको, क्योंकि सीखने के लिए कौन सा कोई मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? जिस दिन आपके हाथ में प्लान फोल्डर आ जाता है, उससे पहले आपको प्लानर कितनी बार ही प्लान बता चुका है, बस उन्हीं को तो बताना है। सीख के कौन सा पीएचडी करके आएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। 1 to 1 में मैंने धुआंधार तरीके से फील्ड में उतरा। डेली में प्लान करता था, डेली प्लान करता था, सुबह से लेकर शाम तक मैं प्लान करता था। और प्लान मजबूरी से नहीं करता था, शौक से करता था। मतलब बिजनेस को मैंने बड़ी चॉइस से किया है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग रोते हुए जाते हैं कि साहब प्लान करना पड़ेगा, प्लान करूंगा वो, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं बड़ा एक्साइटमेंट के साथ काम किया मैंने। 1 to 1 प्लान में भी मैं बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस से काम करता था। और स्टेज प्लान भी मैंने बहुत जल्दी सिल्वर लेवल पे मैं स्टेज पे प्लान देने लग गया था। सिल्वर लेवल पे मैं लोगों को प्लान करने लग गया था। और मैंने लगातार प्लान किया, लगातार प्लान किया। बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं नेगेटिव भी आपको बताऊंगा, हो सकता है उनको कुछ बातें लगे, क्योंकि वो लोग सीखने पे ध्यान नहीं देते, वो लेवल को सोचते हैं। अभी तो हम इस लेवल पे ही हैं, अभी हम स्टेज पे नहीं बोलेंगे, अभी तो हमें कम समय लगा है, अभी हम स्टेज पे नहीं जाएंगे। और ऐसे करते करते वो लोग 4 4 5 5 साल में लोग जो डायमंड बन जाते हैं, उस लेवल तक वो आदमी कहीं ना कहीं आप देखिए प्लान देना तक नहीं सीखता है। और फिर रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ प्लानर के पास आता है और कहता है साहब इतने साल हो गई मुझे। साल गिनवाता है वो आदमी, वो परिस्थितियां गिनवाता है, लेकिन वो ये कभी नहीं बोलता कि मैंने काम कितना किया है, मैंने सीखा कितना है। ये बात कभी नहीं बोलता है वो आदमी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, सीखने के लिए न तो कोई उम्र होती है, सीखने के लिए न कोई पद होता है, सीखने के लिए न कोई शुभ समय होता है। जिस दिन आप अपनी शुरुआत कर देते हो, वही शुभ दिन माना जाता है, और उसी लेवल से आप शुरुआत कर दीजिए। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं होता है कि बड़े लेवल का लीडर ही प्लान कर सकता है या बढ़िया प्लान कर सकता है। बढ़िया प्लान करना ये अपनी आपके एक आत्मता का काम है, ये अपने आप को सीखने का काम है। तो ये ध्यान देने वाली बात थी। फॉलोअप मैंने लगातार किया, फॉलोअप में हमें लगातार बातें बता दी गई थी। देव सर की जब मैं ट्रेनिंगें सुनता था, तो देव सर ने मुझे फॉलोअप करना बहुत अच्छा सिखा दिया था कि फॉलोअप कैसे किया जाता है। फॉलोअप में आप देखिए, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काफी ट्रेनिंगें थी, मैंने शुरुआत में सुन ली थी सर की ट्रेनिंगें, और शुरुआत से ही जबरदस्त मैं फॉलोअप करता हूं और आज भी करता हूं मैं। तो फॉलोअप के अंदर फील, फेल्ड और फाउंड का जो फॉर्मूला दिया था देव सर ने, उस फॉर्मूले को मैं ज्यादातर आज तक भी अपनाता हूं, क्योंकि वो एक ऐसा फॉर्मूला है कि सामने वाले को बहुत जल्दी प्रभावित करने वाला होता है। उसके सारे सवालों का जवाब ही फील, फेल्ड और फाउंड होता है कि मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जब मैं जाना और समझा तो मुझे पता लगा कि इस बिजनेस में ऐसा नहीं, ऐसा होता है। ये जो बातें मैंने कॉन्फिडेंस से सीखी, लगातार फॉलो किया साथियों, इससे नेटवर्क बना। ये नेटवर्क बनाने के 4 तरीके जो गुरु लोगों ने बताए, उन्हीं को मैं आपके सामने बता पा रहा हूं। उसके बाद आप देखिए साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेटवर्क को टिकाना, टिकाने के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बना के अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपका वर्क हुआ, नेटवर्क नहीं हुआ, वो वर्क है। और वर्क में आपको लिमिटेड पैसा मिलता है, लेकिन बड़ा पैसा कब मिलता है? नेटवर्क से मिलता है। और नेटवर्क कब बनेगा? जब हम उनको टिकाएंगे। टिकाएंगे तो टिकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टिकाने के लिए सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है सिस्टम। सिस्टम की 8 स्टेप ट्रेनिंग है, ग्रुप मीटिंग है, कोर ट्रेनिंग है, लीडर मीटिंग है, सक्सेस प्रीमियम सेमिनार है, बिजनेस वॉल्यूम सेमिनार है, डायमंड सेलिब्रेशन है, या दिशा ट्रेनिंग है। ये जो मूवमेंट होते हैं, इनमें आप अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जा के बिठा दीजिए, क्योंकि ये लोग अगर वहां पे जाएंगे भी नहीं, तो फिर वो व्यक्ति सिर्फ ज्वाइन होके कुछ समय के बाद बिजनेस को छोड़ देंगे। क्योंकि इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, इनमें से कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं है जिनको मिस करने के बाद कोई व्यक्ति डायमंड बन गया हो और वो आके हमें बोल रहा हो कि साहब मैंने तो कभी दिशा करी नहीं और मैं डायमंड बन गया हूं। ऐसा आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या सेल्स शॉप में कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा। और जिस दिन मिलेगा मैं उसको जरूर गले लगाऊंगा, क्योंकि हो सकता है वो दुनिया का विशेष आदमी हो कोई। ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली थी। उसके बाद साथियों, नेटवर्क को टिकाने के बाद आता है नेटवर्क में सही डुप्लीकेशन करना।
जो कहेंगे वही करेंगे, तो तेजी से लोग आपकी बातों को फॉलो करेंगे। प्लान करो 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 नहीं, प्लान को आप करिए, आप चालू करिए। आप डेली फील्ड में रहोगे तो आपकी टीम भी आपकी फील्ड में काम करेगी। आप स्टेज से प्लान करोगे तो आपकी टीम भी स्टेज से प्लान करेगी। डुप्लीकेशन जो यहाँ पे होता है साथियों, वो व्यक्तिगत आदमी की क्रियाओं से होता है, बताने से नहीं होता है, क्रियाओं से होता है। आप जो काम करते हो उसी से आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है। आपके द्वारा सिर्फ कहा जाए, उसे किया न जाए, तो लोग डुप्लीकेशन नहीं करेंगे। आप लोगों को सुबह फोन करते हो, जूम मीटिंग ज्वाइन करो, जूम मीटिंग ज्वाइन करो, लेकिन आप जूम मीटिंग में दिखते ही नहीं हो। आप कभी फोटो ऑन करके जूम मीटिंग में आते ही नहीं हो, और आप लोगों की इच्छा कर रहे हो कि लोगों को ज्वाइन करवा दो। मैं कहता हूं ये लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये अपने आप का समय खराब कर रहे हैं। इन लोगों को जल्दी से जल्दी कोई नौकरी पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस इंडस्ट्री को बदनाम ना करे। हाथ जोड़ के निवेदन है, इंडस्ट्री को सिद्धांतों से चलती है, प्रोसेस से चलती है। लोग आपके द्वारा की जाए गतिविधियों को देखकर ज्यादा से प्रभावित होते हैं, सिर्फ उन गतिविधियों को सुनकर नहीं होते हैं। तो ये भी जो चीजें हैं डुप्लीकेशन की चीजें हैं साथियों। और यही चीजें कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपकी टीम को आपके अकॉर्डिंग बनाती है। अब आप अपनी टीम को कैसा बनाना चाहते हो, वैसा ही आपको यहाँ पे ये चीजें करनी होती है, और उसी के आधार पे हमारा नेटवर्क सही डुप्लीकेशन होता है। तो ये तीनों बातें मेरी खत्म हो गई है कि कामयाबी के तीन तरीके, नेटवर्क कैसे बनता है, नेटवर्क कैसे टिकता है, और नेटवर्क का सही डुप्लीकेशन कैसे होता है। जो गुरु लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा, मैंने भी फॉलो किया, और आज मुझे यह ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताने के लिए कहीं ना कहीं अवसर मिला है। मैं आपको भी यही बातें बताना चाहता हूं साथियों, कि ये तीनों बातों को फॉलो करके और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, और यहाँ पे आप डायमंड बन सकते हैं। उसके बाद साथियों, अगली चीजें अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने लाना चाहता हूं, कि संसार के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी हर व्यक्ति नौकरी या काम की तलाश करते हैं। ये बात जब मुझे पता लगी साथियों, तो मैंने पहले ही कहीं ना कहीं नेटवर्क बनाने का काम को ही प्राथमिकता दी मैंने, क्योंकि नौकरी तो मैं कर ही रहा था, पहले से ही नौकरी कर रहा था, बढ़िया नौकरी थी राजस्थान पुलिस के अंदर, अभी बहुत बड़े पद पे भी हो सकता था मैं, और बहुत बड़ी मेरी इनकम भी हो सकती थी, सैलरी भी हो सकती थी। लेकिन मुझे एक बात का पता था कि नौकरी नौकरी होती है, चाहे पेमेंट ज्यादा मिले चाहे कम मिले, क्योंकि बंदिश और जो स्वतंत्रता होती है वो कहीं ना कहीं आपको साथियों, नौकरी और व्यापार दोनों में अलग अलग चीजें आपको मिलती है। स्वतंत्रता आपको बिजनेस में मिलती है, सम्मान आपको बिजनेस में मिलता है, लेकिन नौकरी में न तो आपको कोई स्वतंत्रता है और न कोई सम्मान है। क्योंकि मैंने 17 साल तक राजस्थान पुलिस का जॉब करके इस बात को फील किया, और अपने आप को एक ही बात को पता लगा कि नौकरी यानी कि स्वतंत्र भारत का गुलाम नागरिक, नौकरी स्वतंत्र भारत का गुलाम नागरिक, ये मुझे वहां पे फील हुआ। इसीलिए मैंने नेटवर्क बनाने का डिसीजन लिया। उसके बाद आप देखिए साथियों, यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो तत्काल अपनी अच्छी रणनीति यह है कि आप शक्तिशाली व्यवहारिक और विकासशील नेटवर्क बनाने का तरीका खोज ले, और इसी पे कहीं ना कहीं काम करना चालू किया साथियों। और उसी पे हम लोग आगे बढ़े, और इसी पे हम लोग आगे लगातार काम कर रहे हैं। तो कुछ बातें हैं मैं जरूर आपको बताने का प्रयास करूंगा साथियों। उसमें आप देखिए, संघर्ष करते हुए मत घबराइए, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। यह बात जब मुझे पता लगी, क्योंकि जब मैं शुरुआत में काम कर रहा था, बीच में कुछ काम मेरा ब्रेक हुआ, कुछ लोगों को मैंने मदद करी थी, वही लोग कहीं ना कहीं छोड़ के भग गए, तो गुरु लोगों ने कहा कि यह सब प्रक्रिया होती है, ये सबके साथ होता है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल अपने दम के ऊपर काम करूंगा। और साथियों, मुझे बहुत सारी बार शहर से बाहर निकलने का मौका मिला, अलग अलग स्टेटों में जाके मुझे काम करने का मौका मिला। और जब आपका काम कम हो जाता है, जब आप व्यक्तिगत काम करते हो, और जिस टाइम कोई व्यक्ति आपको जो वादा करता है वो छोड़ के चले जाते हैं, तो वो समय आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन मैं एक पहले से स्पोर्ट्समैन था, और मैंने इन बातों को कभी घबराने की जरूरत समझा भी नहीं। मुझे एक ही बात को पता लगा कि मैं बना सकता हूं, मैं फिर बना सकता हूं। मैंने दोबारा से नेटवर्क को खड़ा कर दिया, दोबारा से मैंने नेटवर्क को बनाया। लेकिन उस टाइम जो स्ट्रगल के छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट थे मेरे साथ, जो कहीं ना कहीं अभी मैं आपको पूरे शेयर नहीं कर पाऊंगा। और बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे सीखा, स्ट्रगल भी किया मैंने। और ऐसी चीजें थी जो साथियों बड़ा कहीं ना कहीं जीवन को लगता है, बहुत सारी लोगों को लगता है जो आज काम नहीं कर रहे हैं, आसानी से डायमंड बनना चाहते हैं,
अगर उन लोगों को बता दिया जाए तो मुझे लगता है वो वैसे भी छोड़ के भग जाएंगे। उनको आसानी से लगता है कि बस कुछ ना करे, सुबह शाम घर पे जाके चुपड़ी हुई रोटी खा लें और दो प्लान दिखा के आ जाऊं और मनमाने ढंग से काम कर लूं और एक दिन में डायमंड भी बन जाऊं और लोग मुझे रोल मॉडल भी माने और हजारों लोग मुझे कहीं ना कहीं फॉलो भी करे। तो ये जो सिर्फ एक कल्पना है, ये कल्पना कहीं ना कहीं साथियों संभव नहीं है। इसीलिए संघर्ष करिए और ये संघर्ष की ही जीवन में बड़ी सफलता देता है। ज्ञान एक ऐसा फूल है साथियों जो जितना खिलता है उतनी खुशबू देता है। ये बात हमें गुरुदेव देव सर के माध्यम से पता लगा। और साथियों लगातार हमने इस बिजनेस के बारे में, बिजनेस की जो भी नॉलेज है, ज्ञान का मतलब मैं विवेकानंद बनने की बात नहीं कर रहा हूं। ज्ञान का मतलब ये होता है साथियों, हमारे बिजनेस की जो बेसिक चीजें हैं, चाहे वो ड्रीम बनाना है, चाहे वो लिस्ट बनाना है, चाहे वो इनविटेशन करना है, चाहे वो प्लान दिखाना है, या फॉलो अप करना है, या एफआईएम करना है, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही खुशबू हमारी पूरे हिंदुस्तान में फैलने का कहीं ना कहीं काम करेगी साथियों। उसके बाद साथियों, थ्री कार्डिकल रूल्स को लगातार फॉलो करके, और हर व्यक्ति इसको जरूर ध्यान में रखे, क्योंकि ट्रैफिक में जब आप रोड पे जाते हो तो जो बोर्ड होता है, जो चेतावनी होती है, अगर जिसको फॉलो नहीं कर रहा है, कोई आदमी घाटी पे चढ़ रहा है और डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा तो घाटी से नीचे गिरेगा ना। इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थ्री कार्डिकल रूल्स को हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। इसमें ईगो मनी रिस्पॉन्स से जुड़े मुद्दों को, संवेदनशीलता को समझे और उसमें कभी ना उलझे, ये ध्यान रखे। ईगो ईगो बहुत सारी बार हम लोगों में आ जाता है और हम लोग ईगो के वजह से भी खत्म हो जाते हैं। मनी मनी का मतलब होता है, जो व्यक्ति यहाँ पे वो मतलब लेन देन का ज्यादा प्रक्रिया रखता है, हमेशा कहीं ना कहीं इन्हीं में उलझा रहता है, तो उसका काम ध्यान में कभी नहीं रहेगा। इसीलिए वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करे, दूरियां बनाए रखे इनसे। और डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से नकारात्मक बातें शेयर ना करें। बेहतर टीम का निर्माण के लिए आप देखिए, नेगेटिव बातें तो कभी दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको डायमंड बनना है, आपको बड़ी सफलता लेना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको बहुत बड़े मुकाम तक अगर पहुंचना है, तो नेगेटिव आपके आसपास नहीं आनी चाहिए। आपको कभी नेगेटिव बातें आपके मुंह से नहीं आनी चाहिए। हमेशा आप अपनी सफलता के लिए और सक्सेस के लिए ही बात करें, क्योंकि ये आपकी इंटरनल ताकत को बढ़ाता है। ये बात जरूर ध्यान रखने वाली है। उसके बाद साथियों, टू वे कम्युनिकेशन का नियम को फॉलो करें, सामने वाले की भावनाओं को भी समझे और अपनी भावनाओं को भी सही तरीके से प्रेजेंट करे। तो हमारा यहाँ पे थ्री कार्डिकल रूल्स फॉलो होता है। और कोई भी नया काम करने से पहले एक बार अपने अपलाइनर से चर्चा जरूर कर ले, क्योंकि जो काम आप हो सकता है कर रहे हो, वो काम आपका अपलाइनर पहले से कर चुका हो। इसीलिए समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, और आपके काम का सफलता है वो तेजी से मिलेगी, अगर आपने अपने अपलाइनर से डायरेक्शन लेके अगर यहाँ पे काम करते हो। तो ये हमारी थ्री कार्डिकल रूल्स जो मुझे बताया गया है, आज मैं आप लोगों के सामने भी इसको प्रेजेंट करता हूं और बताने का प्रयास करता हूं कि इसको जरूर आप फॉलो करें। उसके बाद साथियों, एक लास्ट स्लाइड आप जरूर देखिए, कृपया नकली लोगों से बच के रहे। ये हमारे बिजनेस में बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे वैकेंसी जो है ना, वो बहुत फ्री में है, तेजी से लोग आते हैं यहाँ पे, बिना इंटरव्यू के लोग आते हैं कि पहले का बैकग्राउंड क्या है, पहले कितने मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, पहले क्या करता था ये आदमी, कोई नहीं देखता। बस डीडी दे दे आजा, डीडी दे दा, ज्वाइन कर ले आजा। आने के बाद वो लोग आपके जीवन में उथल पुथल ना कर दे, ये जरूर ध्यान रखे। तो इस बात का लिए आप लोगों की पहचान जरूर रखिए। आप ऐसा नहीं कि पीछे से गधा है और आगे से शेर का मसोड़ा लगा के वो घूम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग आएंगे आपके पास, लोग आते हैं, लोग आपसे वादा करते हैं, सर छोड़ के नहीं जाएंगे, सर आपके साथ डटे हैं, सर डायमंड बनेंगे। और आज आप जब पीछे मुड़ के आप उनको देखोगे, तो साथियों वो नजर नहीं मिला सकते आप लोगों से, ऐसे लोग भी आपके साथ आएंगे। तो इसीलिए इन लोगों से जरूर बच के रहना है और हमेशा सक्सेस की तरफ काम करना है। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है, आपका जो फोकस है, आपके जो एक्शन है, वो सफलता की तरफ होना चाहिए। तो इसके बाद साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू, बहुत 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 ही धन्यवाद। बढ़िया, वेल डन, गुरुजी वेरी ने आज गुड। मुझे मौका बहुत ही दिया बढ़िया। है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर मैं। और कहीं ना कहीं मैं आपका आभारी हूं, मुझे आज इतने बड़े पैनल पे आने का आपने सौभाग्य दिया है। मैं आपको अगेन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। गो डायमंड, गो सक्सेस। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया हिम्मत जी, बहुत ही बढ़िया, छा बहुत गए ही आप, बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बहुत ऊपर। शानदार सर। मजा आ गया, बहुत मजा ही आ गया। शानदार सर। ग्रेट राठौर बहुत ही साहब, शानदार। बहुत बहुत जलवा कर दिया आपने, गजब। मजा आ गया। अब समझ में आया कि हिम्मत का मतलब क्या होता है।
हाँ। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। गजब हिम्मत जी। और आपने इतनी तगड़ी बातें और बहुत सिंपल बातें जो कि हर व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए, वो सारी की सारी बातें आपने इतने आराम से अच्छे शब्दों में बहुत ही तरीके से रखी हैं आज। मैं 1 मिनट में बस आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। हो गए सर, स्पॉटलाइट हो गए। डबल क्यों नहीं आ रहा है? ऐड हो गया सर। तो वेरी गुड, वेल डन हिम्मत जी, बहुत ही बढ़िया, गजब। आपने कलम तोड़ दी आज, बहुत ही अच्छा तरीके से सब लोगों को बताया। जैसा कि आपने आज काफी सारी बातें करी और अपने बारे में बताया और अपने अवार्ड रिवार्ड, अपनी तकलीफें, किस तरीके का आपका विजन था, कैसा जीवन आपका रहा, वो सारी बातें आपने की। हमारा एक ट्रेडिशन और भी है कि लास्ट में हम लोग ना 2-3 क्वेश्चन करते हैं, आपने वीडियो देखा होगा। जी गुरुदेव। तो अभी मैं जल्दी जल्दी आपसे 3 या 4 क्वेश्चन करूंगा जो कि मेरे नहीं हैं, एक्चुअली आपकी बातों से निकले हैं। और वो लोगों को मदद करें कि लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, तो लोगों को मदद करें और जो भी यूट्यूब पे आपको सुनेंगे उनको भी मदद करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है, वो सवाल है कि यार, पुलिस की अच्छी नौकरी होते हुए भी आपका, जैसे पहले पहले भी आपका वो रहा है, फितरत रही है कि आपने बॉक्सिंग को ट्राई किया, फिर आपने लॉन्ग टेनिस एक दूसरा गेम ट्राई किया, और फिर आपकी जिंदगी में सेप शॉप आई, और इसको सिर्फ आपने ट्राई नहीं किया, आपने इसमें पूरा जान झोंक दी, जान लगा दी, पूरा ईमानदारी से काम किया। ऐसा विजन किस वजह से आता है? क्या बात है ऐसी जो काफी सारे लोगों को मैं देखता हूं, आपकी तो सरकारी नौकरी और राजस्थान पुलिस में बहुत बड़ी नौकरी थी, लोग अपनी 12,000 रुपए की चौकीदारी की नौकरी को नहीं, वो मतलब क्या है ना, साइड में नहीं रख पाते, या उसी को माई बाप बना के रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी भर चौकीदारी करते रहते हैं, जिंदगी भर छोटा सा काम करते रहते हैं, जिंदगी भर एक छोटी कोई नौकरी पकड़ के, प्राइवेट नौकरी पकड़ के 8-10 हजार 12 हजार की नौकरी को माई बाप बना देते हैं, और उसको फोकस ही नहीं करते और ध्यान ही नहीं देते। लेकिन आपने पुलिस की नौकरी में रहते हुए भी इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? क्या कारण था, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तो काफी लोगों को मदद मिलेगी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं सर, कि मैं किसी चीज की ट्राई नहीं करता, मैं परफेक्ट करता हूं। क्योंकि मैं बहुत जिस ही चीज बढ़िया, को वेरी गुड। ठान लेता हूं वो ट्राई के लिए नहीं जाता मैं वहां पे। मैं उसके लिए कहीं ना कहीं नंबर वन के लिए जाता हूं। ये मेरी शुरू से ही है सर, बचपन से इंटरनल मेरे अंदर ये चीजें हैं। और मैं हमेशा आगे खड़े कर रहने का प्रयास करता हूं। और मैं कभी हार को स्वीकार नहीं करता हूं। कभी भी किसी हार को मैंने आज तक स्वीकार नहीं करी है। और किसी भी काम में मैं जाता हूं तो शिखर पे पहुंचने के लक्ष्य को लेके ही मैं उसमें एंट्री लेता हूं। ट्राई कभी नहीं मारता मैं। ट्राई के लिए मैं कभी समय भी खराब नहीं करता हूं। ये मेरी एक आदत है सर। बहुत बढ़िया। कौन सा एक ऐसा पॉइंट था शेप शॉप में जो आपके मन में घुसा कि यार मेरे को ये काम करना है, बहुत बड़ा करना है? कौन सी ऐसी एक ट्रेनिंग, कौन सी एक ऐसी मीटिंग थी, या कौन सा एक ऐसा क्लिक करने वाला पॉइंट था, कभी कोई दिशा के माध्यम से, कोई फंक्शन के माध्यम से, कोई भी एक चीज? क्योंकि काफी सारे लोग, हमने सुना है कि आदमी का जन्म कहीं भी 2 बार होता है। पहली बार जब वो फिजिकल पैदा होता है, दूसरी बार जब उसको उद्देश्य मिलता है। हर आदमी को अलग अलग जगह पर जाके उद्देश्य मिलते हैं। आपका वो क्लिक वाला पॉइंट कौन सा था कि जो घुस गया, यार अभी करना ही करना है कैसे भी करके? जी सर, जी सर, इसके लिए सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो सेफ शॉप के अंदर में आया हूं और मुझे जो करना था, तो मेरे अंदर एक बचपन से ही ये जिज्ञासा थी कि मुझे आम नहीं बनना है, मुझे कुछ विशेष काम करना है। मुझे विशेष काम करना है, ये मेरे अंदर अपने आप से आवाज आती थी कि विशेष काम के लिए तू पैदा हुआ है। नौकरी करना एक, ये मानो कि हुक्म की तामील करना होता है। आप अपने जीवन को एक एटीएम की तरह किसी को समर्पित कर देते हैं। लेकिन मेरे अंदर शुरू से यह था कि मैं कोई विशेष काम करूं। जब भी मैं गेम्स को सेलेक्ट किया और फिर मुझे लास्ट में ये सेफ शॉप मिला, तो यहाँ पे जब सर मैं आपसे मिला और आपकी ट्रेनिंग को जब मैंने सुना, तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी तो लमसम लमसम वही चीजें मिल रही है जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स में अचीव करना चाहता था। और फिर मेरे पास जीवन का जो समय, कंडीशन, परिस्थितियां थी, वो इसके लिए कहीं ना कहीं सूटेबल बनी और मैंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया सर। वेरी गुड। एक और सवाल है छोटा सा कि डायरेक्ट अपलाइन का उतना समय नहीं मिला आपको, जैसे कि आपने बताया भी और मैं जानता भी हूँ आपके बारे में पर्सनली, कि शुरुआत में बस डायरेक्ट अपलाइन ने शुरू करा दिया ये बिजनेस,
लेकिन उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं कि वो आपके शहर में परमानेंट ना आ पाए, ना रह पाए, ना उस तरीके की स्थितियां बन पाई। और आपने जैसे बोला कि मैंने पर्ल गोल्ड के आसपास ही अपनी पूरी जिम्मेदारी ले ली, और गोल्ड के बाद से पूरा डबल डायमंड होने तक का अभी तक का जो सफर है आपका, वो आपने अपने दम पर अपनी डाउनलाइन को प्रॉपर ध्यान देते हुए और सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में योगेश जी का सहारा, जितना कि एक मेंटर आता है मदद करता है, उतना सहारा लेके यहाँ तक बनाया। कभी मन में ये बात नहीं आई यार मेरे अपलायन ही साथ नहीं दे रहे, मेरा तो एक इतना बड़ा अपलायन है सिर्फ योगेश यादव, बीच में कोई है ही नहीं, तो छोड़ के बैठ जाता हूँ, क्या करूंगा, फालतू क्यों करूं? तो ये असमंजस जो स्थिति थी वो कैसे पार की आप? जी गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ सर, मैं छोड़ने के लिए बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था। और मैंने जिस दिन ठान लिया था तो समस्या कुछ भी हो या तो छोटी मोटी चीजें थी, मुझे लक्ष्य तक पहुंचना ही जाता है, कुछ भी हो जाए कैसा भी करना पड़े। तो ये मेरे मन के अंदर पहले से थी, तो मुझे कोई काम करने में तकलीफ नहीं आती थी, क्योंकि हम पहले से किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं और उस आरोप को असफलता का कारण बना लेते हैं। तो ये मेरे दिमाग के अंदर ही नहीं था, मुझे पहले ही पता था कि मुझे डायमंड बनना ही है। तो फिर मैं कोई भी समस्याओं को समस्या नहीं समझता था, उसको एक प्रक्रिया का हिस्सा समझता था। दूसरी बात रही कि मैंने गोल्ड लेवल से मेरी टीम को एक बनाए रखा, तो उसके पीछे कारण है मेरा व्यवहार और मेरी आत्मीयता। मैं मेरी टीम से बहुत प्यार करता हूं, मैं मेरी टीम के लोगों को बहुत सम्मान देता हूं। आज मेरे साथ जो काम करते हैं उनको सबको इस बात का पता भी है। और जो लोग भाग भी गए हैं वो ये आरोप नहीं लगा सकते मेरे ऊपर कि सर हमें परेशान करते थे या सर की वजह से हम भगे हैं, वो उनके व्यक्तिगत कारणों से भगे हैं। आज सही। भी वो लोग मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है उनका जो भी फ्यूचर है। लेकिन सर मेरा जो विजन और लक्ष्य था वो सिर्फ और सिर्फ विजेता बनना था। मैं कंडीशनों पे कभी कोई ध्यान नहीं देता हूं और न कभी जीवन में देने वाला हूं सर। बहुत ही बढ़िया, वेल डन, ग्रेट, अच्छा दिल से जवाब दे रहे हैं आप। जी नौकरी गुरुदेव। रहते हुए भी, एक और लास्ट क्वेश्चन है बस, इसी पे एंड करेंगे। नौकरी रहते हुए भी नौकरी भी करनी है, परिवार भी संभालना है, और फील्ड में काम भी बहुत करना पड़ेगा। ये लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार सरकारी नौकरी है हमारी या प्राइवेट नौकरी है हमारी, परिवार भी है हमारा, और हम फील्ड में टाइम कैसे दें, फील्ड में काम कैसे करें? तो इसका सामंजस्य शुरुआत में आपने कैसे बनाया, क्योंकि नौकरी भी जिम्मेदारी वाला पद था, उसके बावजूद आपने कैसे वक्त निकाला? जी सर, जी सर। इसके लिए सर मैंने शुरुआत में सबसे पहले क्या किया कि जैसे मेरा परिवार, मेरी मैडम मेरा परिवार है। मैं अपने शहर अजमेर से कोटा में रहता हूँ, तो मेरी मैडम ही सबसे बड़ा मेरा साथी है। और मैंने सबसे पहले मेरी मैडम को दिशा ट्रेनिंग या सिस्टम के जो मूवमेंट थे उसमें मैं लेके गया, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा। उसके बाद मेरी मैडम ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। और मैं जब जब भी डिमोटिवेशन के चेहरे पे कोई भाव आते थे, क्योंकि टीम के सामने तो उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन घर में जरूर पता लग ही जाता है, लेकिन मुझे वहां पे मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिली, और एक बार फिर खड़ा होकर काम करने का मुझे जिज्ञासा मिली सर। और इसी कारण से मैं समाज से बना पाया, क्योंकि घर की तरफ से मुझे कोई तकलीफ नहीं आई, मैडम ने पूरी जिम्मेदारी संभाली। जब मैं बाहर आउट ऑफ स्टेट जाता था, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, मेरे घर में कोई माचिस लाने वाला भी नहीं था, फिर भी मेरी मैडम ने जिम्मेदारी संभाली। और जब भी मैं फोन करता था एक ही बात बोलती थी, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और वो प्रेरणा, उनके वो शब्द मुझे वहां पे काम करने के लिए मोटिवेट करते थे। और बस मेरे जीवन में, मेरी दुनिया में मेरी मैडम का ही सबसे बड़ा मेरे को सपोर्ट मिला है। जब जब भी मैं टूटा हूं, जब जब भी कहीं ना कहीं मेरे सामने कुछ चीजें आई, तो मुझे उठने का जो वो प्रेरणा मिली है वो मेरी मैडम थी। और बहुत साथ में मेरे मेंटर योगेश सर थे। बस योगेश सर, कभी कभी मैं जब भी फोन करता था वो भी मुझे प्रेरणा ही देते थे, कभी उन्होंने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया कि मत जी आप ये गलती कर रहे हो या ये वो कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारी बार हम व्यक्तिगत काम करते हैं तो स्वाभाविक है, गलतियां तो कम लोग करते ही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे उन गलतियों पे डिमोटिवेशन नहीं दिया। तो मेरे जीवन में दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, और मुझे ज्यादा प्रेरणा मिली है। खैर पहुंचा तो मैं अपनी वजह से हूँ और सिस्टम की वजह से हूँ, लेकिन प्रेरणा जो मुझे मिली है जब जब भी मैं मतलब टूटने का प्रयास किया, उसमें मेरी जो मैडम है, मेरी पत्नी है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। वो बहुत पॉजिटिव है, और हमेशा वो कहती थी कि कोई जीवन में मेरे से भी ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो मुझे इंटरनल ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता था। और यही मेरे जीवन में सफलता का रहस्य रहा सर। वेरी गुड, आपने क्रक्स बताया कि परिवार से टाइम निकालने का एक अच्छा शस्त्र है कि आप परिवार को, अपने को मीटिंग ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करिए। जी सर, क्योंकि ये सबसे अच्छा रहा सर, बहुत ही आपका इसी से फायदा अकेले का मिला। विजन है, जो अकेले का विजन है, अगर आप परिवार को लेके नहीं जाएंगे तो ये काम आपका हो जाएगा,
और अगर आप परिवार को साथ में रखते हैं दिशा ट्रेनिंग में, फंक्शन में, मीटिंगों में, तो इसका मतलब ये पूरे परिवार का विजन बन जाएगा, और फिर आप आसानी से इस बिजनेस को कर पाएंगे। जी। राठौर साहब, आपसे बात करके बहुत मजा आया हिम्मत जी, और वास्तव में मेरे मन को ये लगा कि हिम्मत की जो नाम आपको दिया है परिवार ने और भगवान ने, वो नाम की आपने लाज रखी है हमेशा, और आप में कूट कूट के हिम्मत भरी हुई है। हम आपके एक सुंदर उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज क्योंकि नया तरीके का हमारा अभी सिस्टम आ चुका है, तो हम लोग आपको हैंड्स ऑफ करते हैं, सल्यूट करते हैं कि अभी नए प्लान में आप बहुत गजब की बल्लेबाजी करने वाले हैं, और अपनी पत्नी के साथ दुबई, हांगकांग, और जितनी भी मालदीव्स और जितनी भी यात्राएं अभी बची हैं, आप सारी की सारी यात्राएं अपनी पत्नी के साथ मिलके, पूरे परिवार के साथ मिलके देश विदेश घूमने वाले हैं। और इस बिजनेस का उच्च पद जो है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, वहां तक आप पहुंचने वाले हैं। तो साथियों, एक Yes. हमारी पूरी क्राउन, जो कि हम क्राउन एम्बेसडर हैं, हमारी पूरी ज्वेलरी में एक हीरे थे हिम्मत सिंह राठौर जी, हैं अभी हिम्मत सिंह राठौर साहब, जो कि हिम्मत जी ने इतनी बढ़िया बातें हम लोगों को बताई। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों से हम लोग इनका बहुत जोरदार तालियां, अभिनंदन गजब। करते हैं, थैंक यू शुरुआत सर, करते हैं। थैंक बहुत यू। बढ़िया, गजब हिम्मत जी, बहुत थैंक बढ़िया, यू। हाँ, सुपर। जोरदार, जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद, ही मजा आ बढ़िया। गया। राठौर बेहतरीन साहब, सर। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद।